तो नमस्ते। क्यों ना हम अतीत की कुछ अनोखी और दिलचस्प वस्तुओं को खोजें। चलो चलते हैं। क्या आपने कभी चीनी जादुई आईनों के बारे में सुना है? ये आईने ठोस कांसे से बनाए जाते थे। इनके दो पहलू होते थे। सामने की सतह चमकदार और पॉलिश की हुई होती थी, बिल्कुल हमारे आम आईनों की तरह। असल जादू तो पीछे की तरफ था। जब तेज रोशनी आईने पे पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो पारदर्शी हो गया हो और आईने के पीछे की डिजाइन दीवार पे प्रोजेक्ट हो जाती थी। पीछे की तरफ अलग अलग डिजाइन हो सकती थी। ये इस पर निर्भर करता था कि उसका निर्माता क्या दिखाना चाहता है। क्योंकि आईना कांसे से बना होता था, इसलिए किसी को भी इस तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होने की उम्मीद नहीं थी। ये प्राचीन वस्तुएं 2900 से 2000 ईसा पूर्व की है। ये चीन में बहुत लोकप्रिय हो गई और उस समय बड़ी संख्या में बनाई जाने लगी। आखिरकार इनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे कम हो गई। सदियों तक इन आईनों का जादू लोगों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता रहा। 11वीं सदी में चीनी वैज्ञानिक शेन कुओ ने इन आईनों का अध्ययन करने का फैसला किया। सौभाग्य से उनके पास ऐसे 3 आईने थे। वे इस बात से हैरान थे कि धातु ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे वो पारदर्शी हो। उनका मानना था कि कुछ टेम्परिंग तकनीकों से आईने की सतह पर झुर्रियां बन जाती हैं, जिससे वो पारदर्शी दिखने लगता है। हालांकि ये झुर्रियां मानव आंख से दिखाई नहीं देती थीं। आखिरकार वे सही थे। कई वैज्ञानिकों ने सदियों तक इन जादुई आईनों का रहस्य सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ समझ नहीं पाए। आखिरकार 1932 में विलियम ब्रैग ने खोजा कि शेन कुओ शुरू से ही सतह की अदृश्य झुर्रियों के बारे में सही थे। कभी कभी लोग ब्राउजर में कई टैब खोल लेते हैं और एक समय ऐसा आता है जब नए टैब के लिए जगह नहीं बचती। ऐसा लगता है ये सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार से बहुत पहले भी हो रहा था। मिलिए 16वीं सदी के ब्राउजर से। ये एक फुल साइज बुक व्हील है। ये एक तरह की कस्टम निर्मित घूमने वाली किताबों की शेल्फ है। ग्रेगरी हैवर्थ, जो टेक्सचुअल साइंस के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि इस उपकरण में एपिसाइक्लिक गियर का सिस्टम है। इसका मतलब है कि बुक व्हील का कार्य सिद्धांत एक ग्रह प्रणाली जैसा है। एक गियर दूसरे के चारों ओर घूमता है। इस उपकरण की शेल्फें 45 डिग्री के स्थिर झुकाव पर रहती हैं, जिससे किताबें विशाल पहिए के घूमने पर भी सुरक्षित रहती हैं। उस समय लोग इस उपकरण का इस्तेमाल विश्वकोश और शास्त्रीय कृतियों के संस्करण लिखते समय करते थे। ऐसे काम में किसी व्यक्ति को कई किताबें एक साथ खुली रखनी पड़ती थीं, ताकि कई स्रोतों से जानकारी आसानी से इकट्ठा की जा सके। इतालवी इंजीनियर अगोस्तीनो रामेली इस शुरुआती आधुनिक मशीनरी के आविष्कारक हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रीस में स्पंज गोताखोरों ने गलती से एक प्राचीन कंप्यूटर खोज लिया था, तो उन्होंने 1901 में एंटिकाइथेरा द्वीप के पास एक जहाज के मलबे से ये कलाकृति निकाली थी। वैज्ञानिकों ने इसे एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म नाम दिया और इसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर बताया। ये मशीन देखने में तो कांसे का एक टुकड़ा लगती है, लेकिन इसमें गियर और पहियों से बना एक तरह का मैकेनिज्म है। इसलिए विशेषज्ञों ने पहले सोचा कि ये किसी खगोल शास्त्री का उपकरण है। लेकिन जब इसका एक्सरे स्कैन किया गया तो पता चला कि ये यंत्र उनकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल था। ये कलाकृति खगोलीय स्थितियों की गणना करने, 4 साल के एथलेटिक खेलों के चक्र को ट्रैक करने आदि के लिए बनाई गई थी। इसमें बाहर की तरफ डायल लगे एक बॉक्स के साथ साथ गियर पहियों की एक असेंबली जुड़ी हुई थी। ये अब भी अज्ञात है कि 2000 साल पहले इतनी कलात्मकता वाला ये यंत्र किसने बनाया था और ये तकनीक क्यों खो गई। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ये उपकरण कितना उन्नत था, तो उन्होंने स्वीकार किया कि प्राचीन ग्रीक इंजीनियरिंग के बारे में उनकी धारणा वास्तव में सही नहीं थी। कार्डिफ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल एडमंड्स मानते हैं कि उनके पास जो जानकारी है उसके आधार पर यह मैकेनिज्म तो अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए था। एडमंड्स कहते हैं कि ये मशीन अपनी तरह की एकमात्र है और इसकी खगोलीय गणनाएं बेहद सटीक है। उनके लिए एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म मोनालिसा से भी अधिक मूल्यवान है। 1929 में तुर्की के टोपकापी पैलेस म्यूजियम में काम कर रहे विद्वानों ने एक नक्शा खोजा। ये नक्शा अमेरिका को दर्शाने वाला सबसे पुराना नक्शा होने के कारण प्रसिद्ध हुआ। पीरी रीस ने 1513 में यह विस्तृत नक्शा एक गजेल की खाल पर बनाया था। उन्होंने यूरोप, उत्तर अफ्रीका, ब्राजील के तट और कई द्वीपों जैसे अजोरेज और कैनरी द्वीपों को दर्शाया। सबसे रोमांचक बात यह है कि उन्होंने ये नक्शा कोलंबस के न्यू वर्ल्ड में कदम रखने के केवल 21 साल बाद ही बनाया था। खैर वो जगह उसके लिए नहीं थी।
पीरी रेस एक समुद्री विद्वान और सफल नौसेना कमांडर थे जो ऑटोमन बेड़े का नेतृत्व करते थे। फिर भी नक्शा बनाते समय उन्होंने केवल अपनी नौकायन विशेषज्ञता पर ही निर्भर नहीं किया, बल्कि 20 अन्य क्षेत्रीय नक्शों को जोड़कर और उनका संदर्भ लेकर इसे बनाया, जैसे भारत का अरबी नक्शा, 4 पुर्तगाली नक्शे और कोलंबस द्वारा बनाए गए पश्चिमी हिस्सों का नक्शा। हाँ, कोलंबस से मिला हिस्सा कई इतिहासकारों की धड़कनें बढ़ा देता है। कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड की अपनी तीसरी यात्रा के दौरान एक नक्शा बनाया था और 1498 में उसे स्पेन भेजा। माना जाता है कि वो नक्शा अब खो चुका है। हैरानी की बात है कि अब इतिहासकार पीरी रईस के नक्शे को देखकर समझ सकते हैं कि कोलंबस ने क्या-क्या नोट किया था। मजेदार बात यह है कि उन्होंने 1528 में एक और विश्व मानचित्र भी बनाया था। हालांकि इस नक्शे का केवल लगभग 1/6 हिस्सा ही बचा है, लेकिन यह साफ है कि इसमें अटलांटिक के उत्तर पश्चिमी हिस्से, वेनेजुएला से न्यूफाउंडलैंड तक का क्षेत्र और ग्रीनलैंड के दक्षिणी सिरे का वर्णन था। इस नक्शे में अंटार्कटिका को भी उसकी खोज से कई सदियों पहले दिखाया गया था। इतनी हैरान कर देने वाली जानकारी मिलने के बाद इतिहासकारों को इतिहास की समय रेखा पर फिर से विचार करना पड़ा। पीरी रईस ने अंटार्कटिका की बर्फ रहित स्थलाकृति का बहुत विस्तार से वर्णन किया था। 1930 के दशक में कोस्टा रिका में मजदूरों को दर्जनों पत्थर की गोलाकार गेंदें मिली। स्थानीय भाषा में इन्हें बोलास दे पिएद्रा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पत्थर की गेंदें। इन्हें एक ऐसी सभ्यता ने बनाया था जो समय के साथ खो गई। इन गेंदों की सबसे दिलचस्प बात है इनका आकार है। ये पूरी तरह से गोलाकार है। प्राचीन लोग इतनी सटीक आकृतियां कैसे बना सकते थे, ये एक रहस्य है। ये गोलाकार गेंदें अलग अलग आकार की है। कल्पना कीजिए, एक छोटी गेंद टेनिस बॉल जैसी है और उसके बगल में एक और रखी है जिसकी व्यास 7 फीट है। सबसे बड़ी गेंदों का वजन 16 टन था। पुरातत्वविद इस बात को लेकर निश्चित हैं कि ये गेंदें इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अब भी स्पष्ट नहीं है। कुछ पुरातत्वविदों का दावा है कि ये गोलाकार गेंदें सौर मंडल का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं या फिर सूर्य और चंद्रमा के विभिन्न चरणों से प्रेरित हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन पत्थरों की स्थिति मुखियाओं के घरों का संकेत देती है। अधिकांश पत्थर की गोलाकार गेंदें ग्रेनोडायोराइट से तराशी गई थी। ये कठोर चट्टान है जो ग्रेनाइट के समान होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन लोग इन्हीं चट्टानों के छोटे टुकड़ों का उपयोग औजार के रूप में करके इन गोलों को आकार देते थे। वे ये भी सोचते हैं कि मूर्तिकार शायद पत्थरों के कुछ हिस्सों को गर्म करते थे और फिर उन्हें तेजी से ठंडा कर देते थे। इससे उन्हें चट्टान की बाहरी परतें हटाने में मदद मिलती होगी। हमारी अगली खोज एक प्राचीन बैटरी सेट है जो 1936 में इराक में मिली थी। इस सेट में एक मिट्टी का बर्तन, एक तांबे का सिलेंडर और एक लोहे की छड़ शामिल है। ऊपर की ओर लोहे की छड़ को तांबे से डामर द्वारा अलग किया गया है और छड़ तथा सिलेंडर दोनों बर्तन के मुंह में फिट हो जाते हैं। तांबे का सिलेंडर वाटर टाइट नहीं है, इसलिए अगर बर्तन में कोई तरल भरा जाए तो वो लोहे की छड़ को भी चारों ओर से घेर लेगा। पुरातत्वविद अधिक ध्यान ऑक्सीकृत लोहे की छड़ पर देते हैं, क्योंकि इस पात्र को केवल किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ से भरने की जरूरत थी ताकि विद्युत आवेश उत्पन्न हो सके। इस अजीब कलाकृति की जांच के बाद एक ऑस्ट्रियाई पुरातत्वविद ने यह अनुमान लगाया कि इस यंत्र ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की थी। इसी वजह से उन्होंने इस यंत्र की तुलना बैटरी से की। संभव है कि किसी प्राचीन सभ्यता ने इसका उपयोग किसी प्रकार की इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए किया हो। हालांकि इस काल से कोई भी विद्युत लेपित वस्तु ज्ञात नहीं है। इसलिए कोएनिक की परिकल्पना को कई पुरातत्वविदों ने खारिज कर दिया, लेकिन किसी ने भी उन्हें गलत साबित नहीं किया है। इस पात्र की उत्पत्ति और उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तो क्या आप दुनिया का सबसे पुराना आर्ट स्टूडियो देखना चाहेंगे? 2011 में पुरातत्वविदों को दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में 1 लाख साल पुराने शंख मिले। इन शंखों का उपयोग रंग बनाने के लिए किया जाता था। 2 शंखों के अंदर चमकीले लाल पाउडर की परत इसका प्रमाण है। पुरातत्वविदों का कहना है कि इन्हें एक पूरा किट मिला है जिसका उपयोग रंगीन मिश्रण तैयार करने के लिए किया जाता था। अब गुफा के एक अलग हिस्से में कई चित्रों को छोटे छोटे दाम के टैग के साथ प्रदर्शित किया गया था, जिन्हें बेचने के लिए रखा गया था। नहीं, मजाक कर रहा हूं। हालांकि वो बड़ा वाला चित्र मेरे सोफे के ऊपर अच्छा लगेगा।